Hello everyone, I hope you are doing well. So, the preparation must be on a very good pace, and I am sure that you all are working really hard to have very good exams, to have very good numbers in your exams too. So, we are on the last chapter now. We have revised everything, I have helped you in doing that, and I am happy that if you are requesting me to help you, at least you are helping your friends by sharing these videos with them also. So now we are going to study decolonizing the mind, that is chapter 4. और आपकी स्क्रीन पे ये जो मटेरियल नजर आ रहा है ये सेम आई एम गोइंग टू ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपको अब तक की प्रीवियस सारी वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएं. ऑन शेकिंग हैंड्स इज ऑलरेडी देयर इन द प्लेलिस्ट. नो मैन इज आइलैंड पे वीडियो बन चुकी है. फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे बन चुकी है. अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो पेंडिंग है दैट इज दिस, जो मैं अभी बनाने वाली हूँ. इसके अलावा पोइट्री सेक्शन की सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट बीए सेकेंड ईयर जो जनरल इंग्लिश और स्कूल टॉपिक्स की वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी सारी वीडियोस पड़ी हैं. सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स स्टार्ट डीकोलोनाइजिंग द माइंड. And we have the chapter Decolonizing the Mind that is prescribed BA second year semester 4. So decolonizing the mind, what this chapter is about. Colonizing the mind मतलब जब कोई superior race किसी गरीब या inferior country पे rule करती है, या जो country बहुत ज़्यादा धोखेधड़ी से भी ये काम हो सकता है. जैसे जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तो वो कॉलोनाइजेशन प्रोसेस था, और जब हम उस आज़ाद हो जाएं, कॉलोनाइजेशन से बाहर आ जाएं, हम ऐसी हरकतें, ऐसी काम, ऐसी एक्टिविटीज करें कि हम अपने जहन से, अपने मन से वो जो गुलामी का एक टेम्पर बन जाता है उसको खत्म करने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड डीकोलोनाइजिंग द माइंड. तो जब यहाँ चैप्टर में इंग्लिश में सब कुछ करना इज कॉलोनाइजिंग, और अपनी भाषा में कुछ करना इज डीकोलोनाइजिंग, कि हम अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर रहे हैं. सो चैप्टर के जो मेन हाइलाइट्स हैं, जो चैप्टर के मेन क्वेश्चंस बनते हैं, दे आर व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर. चैप्टर का थीम क्या है, कैसे लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट टूल है, और कैसे वो अपने बचपन की यादें, स्टोरीज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. जो पोएट हैं, ही इज निगुगी वो थ्योंग. तो डीकोलोनाइजिंग द माइंड में बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि बचपन की बातें, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था लेटर टू अ टीचर, कि कैसे टीचर भेदभाव करते हैं. यहाँ पे वो वही बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हो जाता था, बाकी सब्जेक्ट्स में जितना मर्जी वो अच्छा हो, उसको पास नहीं करते थे, उसको फेल कर देते थे. तो सेम यहाँ पे Decolonizing the Mind is written by Ngugi Wa Thiong. That is the name of the author. It deals with the views and experiences of the author. तो author के views और उसके experiences इस chapter में दिए गए हैं. It highlights the theme that we can only decolonize our minds by adopting our own native language, by writing and expressing in our मदर टंग. तो राइटर यहाँ साफ साफ हमें थीम बता रहे हैं कि अगर आपको अपने आप को डीकोलोनाइज करना है, अगर आपको गुलामी के टेम्परामेंट से बाहर आना है, तो आप अपनी लैंग्वेज यूज करिए. इंग्लिश लैंग्वेज गुलामी को पक्का करने के लिए एक टूल था. अंग्रेजों ने हमें फिजिकली तो हमारे कंट्री पे राज किया ही है, उन्होंने मेंटली हमें लैंग्वेज भी हमसे हमारी छीन के अपनी लैंग्वेज दे दी, ताकि ना हम कभी एक्सपर्ट्स बन पाए और ना ही हम कभी उनके चुंगल से बाहर आ पाए. सो डीकोलोनाइज कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को, हम उस सारे कॉलोनाइजिंग के प्रोसेस से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं बाय अडॉप्टिंग आवर ओन नेटिव लैंग्वेज, बाय राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग इन आवर मदर टंग. जब हम मातृभाषा यूज करेंगे तो हम अपने उनके चुंगल से, उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर आ जाएंगे. नेक्स्ट, निगुगी was born in a large peasant family. Peasant is farmers family. तो निगुगी एक farmers की family, agrarian family में पैदा हुए थे. As a child he used to play language games through riddles, proverbs, etc. तो बचपन में वो अपनी, obviously हम सारे ही खेलते हैं, जैसे चोर सिपाही सबने खेली होगी, या अंताक्षरी जैसे होती है, वैसी एक वर्ड पे कोई वर्ड खत्म करना एक अल्फाबेट पे, और नेक्स्ट इंसान उस लास्ट अल्फाबेट से कोई आगे वर्ड बोलेगा. तो ऐसी लैंग्वेज गेम उसने भी बचपन में खेली है काफी.
He learned his language from home, storytelling sessions of the elders and fields where they worked. तो कहाँ से लैंग्वेज सीखी? घर से सीखी. स्टोरी टेलिंग जो सेशंस होते थे बड़ों के वहां से सीखी और फील्ड्स में सीखी जहां वो काम करते थे. द लैंग्वेज ऑफ हिज कल्चर एंड एजुकेशन वॉज गिकुऊ. तो कौन सी लैंग्वेज थी जिस लैंग्वेज में उन्होंने अपना कल्चर सीखा और पढ़ाई की? दैट वाज गिकुऊ. And everything was perfect for him. सब कुछ perfect चल रहा था. He was enjoying his life. There were two types of stories the author used to enjoy. तो author दो किस्म की stories की यहाँ बात आएगी जो बहुत enjoy करते थे. वो कौन सी stories थी? One was about great human beings with the qualities of courage, kindness and bravery. तो एक तरफ वो ऐसी स्टोरीज के शौकीन थे जिस स्टोरी में ब्रेवरी के किस्से होते थे, हौसला होता था, काइंडनेस होती थी, बहादुरी होती थी. ऐसी स्टोरीज पसंद थी जिनमें ग्रेट ह्यूमन बींग्स दिखाए गए हैं. एंड द अदर टाइप ऑफ स्टोरीज वर फुल ऑफ एनिमल्स. दूसरी फेबल्स होती हैं. उनको जो एनिमल करेक्टर्स होते हैं जिनमें उनको फेबल्स बोलते हैं. FABLES फेबल्स. तो फेबल्स पसंद थी. When Ngugi went to the colonial school, the language of his education changed. अब ये वो बात हुई कि आप किसी बड़े स्कूल में जाओ और आपका मीडियम चेंज हो जाए. तो जैसे ये बड़े स्कूल में गए इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज हो गया, लैंग्वेज पढ़ाई की चेंज हो गई. English became the language of his formal education. क्यों? क्योंकि जिस देश में निगुगी रहते हैं अफ्रीका में वो गुलाम है. तो गुलाम देश में जो डोमिनेटिंग रूलिंग देश है वो अपनी भाषा चलाएगा. इंडिया में भी यही हुआ. अंग्रेज आए, खुद चले गए, अंग्रेजी दे गए, जैसे अक्सर बड़े बोलते हैं. Thus, the harmony and the connection between the language of his education and the language of his culture was broken. तो एक कनेक्शन था. पहले कल्चर भी अपनी लैंग्वेज में था गिकुऊ में और एजुकेशन भी उसी में थी. लेकिन अब कॉलोनियल स्कूल्स के आने के बाद, कॉलोनियलिज्म के बाद या कॉलोनियल रूल पास होने के बाद अब नई लैंग्वेज आ गई इंग्लिश. एकदम से तो आ नहीं जाएगी. अगर आज मुझे कोई बोले कि आपको महीने बाद फ्रेंच का पेपर देना है, चलो अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, आई गेस आई वुड बी एबल टू लर्न इवन. लेकिन हफ्ते में अगर मुझे कहे कोई फ्रेंच को पढ़ के फ्रेंच का पेपर देना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और मैं उतनी फ्लुएंट नहीं होंगी जितने फ्रेंच लोग होंगे क्योंकि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है. और सीधा पंजाबी में कोई मेरे साथ मुकाबला करके दिखाए, इंग्लिश या हिंदी में कोई मेरे साथ आके खड़े, राइट. तो एवरी पर्सन हैज वंस ओन फोर्टे, वंस ओन कंफर्ट जोन. तो यहाँ इसका लिंक टूट गया इसकी नेटिव लैंग्वेज के साथ और इंग्लिश इसको पकड़ा दी गई, थमा दी गई. In the colonial school, he was not allowed to speak his mother tongue. तो स्कूल्स में अलाउड ही नहीं था. अगर आपको आज मैं मना कर दूं कि हिंदी या पंजाबी आपने नहीं बोलनी, सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, तो आप कितने अनकंफर्टेबल हो जाओगे. ये इनके साथ हुआ. However, whosoever was caught speaking Kikuyu was punished badly. तो जो भी पकड़ा जाता था अपनी भाषा बोलते हुए उसको बहुत बुरी तरह से डांटा जाता था. Whosoever was caught, he was badly punished. He had to wear a plate around his neck and the words written on the plate were I am stupid or I am donkey. तो क्या गले में वो तख्ती लटका देते थे, अगर कुछ गड़बड़ होती थी उसके ऊपर लिखा जाता था कि मैं गधा हूं और मैं स्टूपिड हूं. इंग्लिश वॉज हाईली रिवॉर्डेड. लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छे से रिवॉर्ड होती थी. अगर इंग्लिश किसी को आती थी, इंग्लिश में नंबर आ जाते थे तो उसकी वाहवाही हो जाती थी. It was a ticket to higher realms. Higher realm मतलब higher levels. इसको level भी कह सकते हो, वैसे realm का मतलब region या area होता. So higher level की अगर तरक्की चाहिए, English बहुत important role play करती थी. The performance of the student was measured on the basis of English. तो अगर उनकी performance को किसी तरह से rate किया जाता था या देखा जाता था where they stand, it used to be only on the basis of English. कोई ये नहीं देखता था कितने अच्छे प्लेयर हैं वो या कितने अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं, कितने अच्छा हैंड है उनका फाइन आर्ट्स में. नो, एवरीथिंग वाज जीरो इन फ्रंट ऑफ इंग्लिश. अगर इंग्लिश में अच्छे हैं तो अच्छे हैं, इंग्लिश में फेल हैं तो टोटल फेल है. सो दैट इज what the writer is telling us in the chapter decolonizing the mind. इसीलिए वो कहता है कि अगर आपको decolonize करना है अपने आप को तो मदर टंग पे वापस आ जाओ. That is all. I hope this would be easy and now you are actually going to do really well in your finals.
और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आना है टू यूज अ वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। उसमें आपको मैं कुछ ऐसे टेम्पलेट सेंटेंसेस दे दूंगी कि आपको वर्ड समझ में आए ना आए, यू विल बी एबल टू गेट, अगर वो 5 मार्क्स का है तो कम से कम 4 आ जाएंगे आपके। थोड़ा ट्रिकी है, यूज बड़े ध्यान से अपनी कॉमन सेंस लगा के कीजिएगा, बट आई वुड प्रोवाइड यू विद द टेम्पलेट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।